हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 41 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 42 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है। शायद ही आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है वो भविष्य में कभी देखने को मिलेगी, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 41 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 42 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है, इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों अपन है वो ये मॉडल पेपर देखना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन है वो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये भी पता लगाना है कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिलते हैं दोस्तों कहां पर? तो ये जैसलमेर में मिलते हैं दोस्तों, पवनावर्ती बालू का स्तूप। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बोराट का पठार स्थित है। दोस्तों, ये बोराट का पठार है, ये कहां पर स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ये स्थित है बोराट का पठार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, डग गंगधार उच्च भूमिया हिस्सा है। तो दोस्तों, डग गंगधार उच्च भूमिया हिस्सा है, तो दोस्तों ये किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, ये हाड़ौती के पठार का हिस्सा है दोस्तों, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती पठार का हिस्सा है दोस्तों ये डग गंगधार उच्च भूमि हिस्सा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों, वो प्रमुख कारण है वो है वायु अपर्दन। क्या है? वायु अपर्दन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, मानसून किसका एक उदाहरण है? मानसून किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों, मानसून एक मौसमी पवन का क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी पवन का उदाहरण है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है दोस्तों कोपेन के जलवायु प्रदेश और दूसरी तरफ है जिले। दूसरी तरफ है जिले। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, AW प्रकार की जलवायु है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, ये बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। BSHW यानी कि अर्धशुष्क जलवायु है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो ये सीकर में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और BWHW प्रकार की जो जलवायु है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगानगर में पाई जाती है। और CWG प्रकार की जलवायु है वो दोस्तों धौलपुर में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 4 2 3। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो ये हुआ दोस्तों अजमेर में, नागपाड़ से, अजमेर के नागपाड़ से लूणी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, उसका नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयड़ नदी। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाय सागर झील कहां पर है? अजमेर में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बाल समंद झील राजसमंद है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। कहां पर है?
तो दोस्तों ये बालसमंद झील है, ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। और सरदार समंद झील है, ये दोस्तों पाली में है। और गैप सागर झील है, ये डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा युग्म बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जिला है। पांचड़ा बांध कहाँ है? तो दोस्तों करौली में है, बिल्कुल सही बात है। मेजा बांध कहाँ है? तो दोस्तों भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध कहाँ है? तो दोस्तों जालोर, ये गलत हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों? ये पाली में है जवाई बांध। और चाकण बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, माही बजाज सागर परियोजना, ये दोस्तों गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, देखिए पंजाब का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध है, वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये दोस्तों चंबल नदी पर बना हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब की जगह अगर मध्य प्रदेश आता, यानी कि एमपी आता, तो ये सही होता। व्यास परियोजना, ये दोस्तों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये युग्म है वो सुमेलित नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? बताइए, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, ये दोस्तों डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों ये संबंध है झालावाड़ से, संबंध है दोस्तों पीपलाद पेयजल परियोजना का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 2016 में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2016 में किया गया था। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये पाए जाते हैं माउंट आबू के चारों ओर पाए जाते हैं दोस्तों, ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू के चारों ओर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो स्थित है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर में। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है दोस्तों। सूची फर्स्ट में संरक्षित क्षेत्र है, सूची फर्स्ट में संरक्षित क्षेत्र है, और सूची सेकंड में मुख्य वन्य जीव है। सूची सेकंड में दोस्तों मुख्य वन्य जीव है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जालोर में है। और इसका जो मुख्य वन्य जीव है वो है दोस्तों भालू, ठीक है, कौन सा है? भालू। और रोटू का जो मुख्य वन्य जीव है वो है दोस्तों चिंकारा। और बीड़ झुंझुनू का है दोस्तों, बीड़ झुंझुनू का है खरगोश। और बीसलपुर का है दोस्तों कृष्णमृग, ठीक है, ये मुख्य वन्य जीव है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किन स्टेशन के बीच चलती है? बताइए, जो ये भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है
ठीक है, इसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर दोस्तों इसको रवाना किया था। और ये किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये चलती है अजमेर से दिल्ली कैंट। अजमेर से दिल्ली कैंट, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है, कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल अपने को बताना कौन सा सही नहीं है, ठीक है, वो बताना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है, गलत हो जाएगा दोस्तों। कितना है? 66.1% है दोस्तों राजस्थान की साक्षरता। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। गलोटी कबाब और गाठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। तो दोस्तों ये गलोटी कबाब है, ये लखनऊ का प्रसिद्ध व्यंजन है दोस्तों, ये राजस्थान का नहीं है। गाठिया है लेकिन गलोटी कबाब नहीं है। तो ये अपना डी नंबर का भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे, ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना था, बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों इसमें देखिए, अपने को बताना था कि कूट भाषा में उत्तर देना था कि कौन सा कथन है वो इसमें गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना था। तो एक तो अपना बी नंबर का ऑप्शन गलत है और एक अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में उत्तर देना था, तो बी और डी कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी इसमें क्या है, सही है। 20 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये सिरोही में है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिरोही में। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, खातौली का युद्ध है वो 1517 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, ठीक है। और सामेल का युद्ध 1562, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है उसी को ही बोलते हैं दोस्तों ये सामेल का युद्ध। तो ये जनवरी 1544 में हुआ था दोस्तों ये, ठीक है, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। और दोस्तों जो खानवा का युद्ध है ये 1527 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और हरमाड़ा का युद्ध है ये दोस्तों उदय सिंह और मालदेव के बीच में हुआ था दोस्तों 1557 में, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? बताइए बरेली जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रताप सिंह बारट की। किसकी? प्रताप सिंह बारट की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 23 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, तो दोस्तों ये हुई थी कब? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? बताइए कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो दोस्तों वो थी कौन? वो थी दोस्तों कमला स्वाधीन। कौन थी? कमला स्वाधीन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, कमला स्वाधीन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? बताइए कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन? तो दोस्तों वो है इसमें वीर भारत सभा। वीर भारत सभा
की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है? बताइए कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें समाधीश्वर मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। ये दोस्तों मारू गुजर शैली का है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे मारू गुजर शैली के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों ये समाधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, निष्कलंक यानी कि पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? निष्कलंक, पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की? वो की थी संत माओ जी ने। संत माओ जी ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बताइए कौन से संप्रदाय से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका जो संबंध है वो दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय से है। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये झालरापाटन में। ठीक है, कहाँ पर है? झालरापाटन में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालरापाटन में। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? किस लोक देवता का मंदिर है लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है। ठीक है, ये दोस्तों लूणी नदी के किनारे है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है, कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है पुंगी। ठीक है, पुंगी बजाते हैं दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, एक तरफ वाद्य यंत्र है दूसरी तरफ जाति है। एक तरफ वाद्य यंत्र है तो दूसरी तरफ है जाति है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सारंगी वाद्य यंत्र है वो दोस्तों कौन सी जाति का ये वाद्य यंत्र है? सारंगी। तो दोस्तों ये है लंगा। लंगा गायकी का दोस्तों ये क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे पुंगी, अभी मैंने आपको बताया था पुंगी है ये कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और कामायचा, कामायचा है दोस्तों ये मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र है। और रावण हत्ता है वो दोस्तों भोपा जाति का ये वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, संकरिया नृत्य संबंधित है। संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कालबेलियों से संबंधित है दोस्तों ये संकरिया नृत्य। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों लोक नाट्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, यानी कि कौन सा लोक नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नौटंकी। दोस्तों नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये धौलपुर भरतपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों ये नौटंकी। रम्मत, रम्मत दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। और तमाशा, तमाशा दोस्तों ये जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। और तुर्रा कलंकी है ये दोस्तों मेवाड़ का प्रसिद्ध है दोस्तों ये लोक नाट्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। 4 2 3 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला नंबर का ही ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 4 2 3 1। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए श्री महावीर जी, दोस्तों श्री महावीर जी की होली कौन सी है? तो वो है लठमार होली प्रसिद्ध है दोस्तों। श्री महावीर जी के यहाँ लठमार होली है वो खेली जाती है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे बिनाई की दोस्तों कोडामार होली प्रसिद्ध है। और सिंगोद की दोस्तों नान प्रसिद्ध है।
ठीक है, और बाड़मेर की दोस्तों पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3142, 3142 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों इसमें देखिए 3142, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3142। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 36 नंबर का प्रश्न है, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। ठीक है, नागौर का बू गांव। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा यानी कि पछेवड़ा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? तो दोस्तों ये है मोटी सूती सोल है दोस्तों, ये मोटी सूती सोल है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोटी सूती सोल है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें देखिए दोस्तों डूंगरपुर और है ये, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्री क्षेत्र है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है वो दोस्तों कौन सी है, वो अपने को बताना है। देखिए एक तरफ राजस्थानी भाषा में लिखा गया, दूसरी तरफ हिंदी में लिखा गया। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्य बोली है, यानी कि डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है वो कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों वागड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर है देखिए स्वांग में दोस्तों कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, लोक कथाएं के संग्रह से उद्गत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? दोस्तों बातारी फुलवारी के लेखक है वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयदान देथा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजयदान देथा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपन राजस्थान पॉलिटी के हैं वो 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 3 के अंदर। ठीक है, देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई है वो है इनमें से, तो वो है पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति से दोस्तों बड़ी है तहसील, तहसील से जिला, फिर संभाग। तो यहाँ पर इसमें इनमें से बताना था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुमित्रा सिंह। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुमित्रा सिंह। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के राज्यपालों या राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों अपने को क्रम में जताना है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपालों के नाम को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद और एम चन्ना रेड्डी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो इनमें से राज्यपाल बने थे वो बने थे दोस्तों इनमें से बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें संपूर्णानंद थे, फिर दोस्तों रघुकुल तिलक बने, फिर दोस्तों सुखदेव प्रसाद बने और फिर एम चन्ना रेड्डी बने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है CABD इसका राइट आंसर हो जाएगा, CABD, यानी कि अपना 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय की दोस्तों प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रमुख पीठ है
ये जोधपुर में है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, अब अपन दोस्तों भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपन ने राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़े और अब अपन है वो भारतीय संविधान के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि। दोस्तों भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का प्रमुख है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना इसमें यहाँ पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दोस्तों क्या है, दोस्तों दंड देने की व्यवस्था है वो नहीं है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित लक्षणों में से कौन सा एक उसकी संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक उसकी संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए दोहरी कार्यपालिका है, लोकसभा में नियतकालिक चुनाव है, बिल्कुल सही है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, बिल्कुल सही है, सूची प्रणाली नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 49 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, बिल्कुल सही बात है। अब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि अर्ध संघात्मक सरकार की जो व्यवस्था है वो दोस्तों स्विट्जरलैंड दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। कहां से ली गई है दोस्तों ये अर्ध संघात्मक सरकार की व्यवस्था, तो ये कनाडा से ली गई है। कहां से, कनाडा से। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको सुबह 8 बजे दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। और भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, राजस्थान भूगोल का, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास का, अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है और कौन सा नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जाना जाता है किसे, तो ये NaOH, यानी कि दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, NaOH को दोस्तों क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील निम्न का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील निम्न का मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है दोस्तों ये, यहाँ पर है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लोहा क्रोमियम एवं निकेल का, लोहा क्रोमियम एवं निकेल का। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा जीव दोस्तों, वो है लिजमेनिया या लिस्मेनिया। ये दोस्तों काला अजार बीमारी का कारण है दोस्तों ये जीव। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए से संबंधित नहीं है? कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए, एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, लेकिन यूरेसिल है वो नहीं है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 6 में। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर के मामले में जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा, इसका भी दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लिनक्स क्या है? दोस्तों लिनक्स क्या है? नाम तो सुना ही होगा। लिनक्स दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न है? निम्न में से कौन सा भिन्न है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी डिस्क, बायोस। बायोस दोस्तों इनमें से भिन्न है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, ऐसी स्मृति यानी कि ऐसी मेमोरी जो रैम एवं रोम की सम्मिलित विशेषताएं प्रदान करती है कहलाती है। तो बताइए दोस्तों उसको क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसी स्मृति जो रैम और रोम की सम्मिलित विशेषताएं प्रदान करती है कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है फ्लैश स्मृति कहलाती है। ठीक है, फ्लैश स्मृति। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मण दान कविया को कवि काग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वे किस साहित्य से जुड़े हैं? वे कौन से साहित्य से जुड़े हैं? तो दोस्तों वे जुड़े हैं डिंगल साहित्य से जुड़े हैं दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिंगल साहित्य से जुड़े हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ISFR 2023 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। बताइए, ISFR 2023 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत है तो वो कितना है? तो वो है दोस्तों 9.60%। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना यानी कि कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, अक्षय ऊर्जा दे रखा है और लक्ष्य गीगावाट में निर्धारित किए गए हैं। सोलर में दोस्तों 90 गीगावाट के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पवन व हाइब्रिड में दोस्तों 25 गीगावाट के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हाइड्रो पंप स्टोरेज में दोस्तों 10 गीगावाट के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और परमाणु ऊर्जा में दोस्तों यहाँ पे 50 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों परमाणु ऊर्जा में कितने
लक्ष्य से निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों 125 गीगावाट का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, भजनलाल सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पार्कों को स्थापित किया जाएगा। भजनलाल सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पार्कों को स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इन पार्कों को स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये जिला मुख्यालयों पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए अब अपन भारत के करंट अफेयर के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सुमन के बेरी। सुमन के बेरी, यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मुंबई में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भीष्म क्या है? दोस्तों भीष्म क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। दोस्तों ये भीष्म स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है, ये भीष्म। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किसे बनाया गया? 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल है वो किसे बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बनाया गया किसे? तो दोस्तों AMR खान विलकर को बनाया गया। दोस्तों AMR खान विलकर को बनाया गया नया लोकपाल। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली किस सुरंग का उद्घाटन किया है? दोस्तों उसका नाम है सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 70 प्रश्न है वो अपन ने जीके से संबंधित पढ़ लिए हैं। अब अपन दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर 71 नंबर का प्रश्न है, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। दोस्तों सही संधि विच्छेद का चयन करना है, एक ही सही है दोस्तों इसमें, बाकी इसमें सारी गलत दे रखी है। और वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर देखिए परीक्षा के अंदर दोस्तों देखिए परि प्लस इच्छा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें परीक्षा का हो जाएगा दोस्तों परि प्लस इच्छा। ठीक है, परि प्लस इच्छा। ठीक है, और अनुच्छेद का हो जाएगा दोस्तों अनु प्लस छेद, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। सदाचार का हो जाएगा दोस्तों सत प्लस आचार, ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर जो स्वेच्छा दे रखा है सु प्लस इच्छा, ये गलत हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें आप यण संधि मत कर देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों 100 प्लस इच्छा। क्या हो जाएगा? 100 प्लस इच्छा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गुण संधि का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर ए बनेगा तो वो कैसे बनेगा? तो दोस्तों देखिए 100 के अंदर ए और इच्छा के अंदर ई, तो ए और ई मिलकर दोस्तों ए बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक के ऊपर मात्रा आ रही है ना स्वेच्छा के अंदर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके अंदर यण संधि मत कर देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पावक का हो जाएगा पो प्लस अक, बिल्कुल सही है। अक्षोहिणी का हो जाएगा दोस्तों अक्ष प्लस उहिणी, बिल्कुल सही है। सन्नारी का हो जाएगा दोस्तों सत प्लस नारी, बिल्कुल सही है। रमेश का हो जाएगा दोस्तों राम प्लस ईस, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? रमा प्लस ईस हो जाएगा। ठीक है, रमा प्लस ईस रमेश का। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है? नी उपसर्ग दोस्तों किस में है? तो दोस्तों देखिए नी प्लस रूपण, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निरूपण में नी उपसर्ग है। नेक्स्ट आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, ईय प्रत्यय से रहित शब्द है, बताइए ईय प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माननीय के अंदर, दोस्तों माननीय के अंदर ईय प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ, क्योंकि दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नीय प्रत्यय लगा हुआ है, ईय प्रत्यय नहीं लगा हुआ। मान प्लस नीय,
ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें धैर्य, चतुराई, प्रेम। धैर्य, चतुराई, प्रेम, इनके अंदर दोस्तों तीनों के अंदर तीनों शब्दों में दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। दोस्तों सकर्मक क्रिया का चयन करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डूबा, बहा, गाया, बैठा, तो गाया है दोस्तों। गाया क्या है? तो ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसने गाना गाया। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचारी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदाचारी का हो जाएगा दोस्तों दुराचारी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों गणतंत्र का विलोम शब्द हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो हो जाएगा राजतंत्र। क्या हो जाएगा? राजतंत्र। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्र। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है? दोस्तों चांदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रूपक है, रौप्य है, रजत है, लेकिन हिरण्य ये दोस्तों सोने का पर्यायवाची है। किसका है? सोना का पर्यायवाची है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। दोस्तों एक विकल्प है वो अनुपयुक्त है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए एक ही इसमें गलत दे रखा है। देखिए चप्पल का इसमें परा दे रखा है और चंचल का इसमें जीभ दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों चप्पल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों स्वभाव, सॉरी, चप्पल का मतलब होता है दोस्तों अस्थिर। क्या हो जाएगा? अस्थिर, यानी कि मन का अस्थिर होना। ठीक है, वो होता है चप्पल। और चंचल का मतलब होता है मन, स्वभाव। तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कतरन, कतरन है ये दोस्तों तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों तत्सम शब्द है वो इसमें अमावस्या। अमावस्या के अंदर दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिसे मापा न जा सके दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्द्रता जो शब्द दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। द के ऊपर दोस्तों ये वाली मात्रा आएगी इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है, तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें अशुद्धि हो जाएगी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तुमको मुझसे मतलब ही क्या है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें निर्दोष पर दोष लगाना। निर्दोष पर दोष लगाना, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अपराध किसी का दंड किसी के, अपराध किसी का दंड किसी को, ठीक है, निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। यानी कि अपराध किसने किया और दंड किसी को दिया। ठीक है, तो निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो लोकोक्ति है इसमें खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। खेत खाए गधा मार खाए जोला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्यालय में भेजे जाने वाले औपचारिक पत्र का समापन संबोधन क्या होगा? कार्यालय में भेजे जाने वाले औपचारिक पत्र का समापन संबोधन क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा इसमें बहुधीय। क्या होगा? बहुधीय। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए,
प्रधानाचार्य को भेजे गए पत्र में संबोधन किस शब्द से करेंगे? प्रधानाचार्य को भेजे गए पत्र में संबोधन किस शब्द से करेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों माननीय। क्या हो जाएगा? माननीय। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा शैक्षणिक। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक। दोस्तों भाग 10 के अंदर अपन सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। दोस्तों अपने को यहाँ पर खालिस्तान भरना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपने को टेंस का प्रयोग करते हुए और खालिस्तान भरना है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, आई माई वॉच वाइल आई इट लास्ट नाइट। आई फिर खालिस्तान, माई वॉच वाइल आई फिर खालिस्तान इट लास्ट नाइट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाइल के साथ में दोस्तों वाइल के साथ और दोस्तों वाइल से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और बाद में दोस्तों यानी कि वाइल से पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वाइल के बाद में दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आई ड्रॉप्ड माई वॉच वाइल आई वाज वेंडिंग इट लास्ट नाइट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वेंडिंग लास्ट इट लास्ट नाइट। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। इसमें देखिए ही ought टू बी टोल्ड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों इसमें दे ought टू टेल हिम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब। द स्टूडेंट nominated him secretary of their club। चेंज टू पेसिव वॉइस, चेंज टू पेसिव वॉइस वो बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ही वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न है, आई सो हर द डे, आई सो हर द डे बिफोर यस्टरडे ही सेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, तो अपन इसको पास्ट परफेक्ट में दोस्तों बदलेंगे। तो इसमें दोस्तों सो का क्या हो जाएगा? हैड सीन हो जाएगा। सो का क्या हो जाएगा? हैड सीन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ही सेड ही हैड सीन हर 2 days बिफोर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न है, देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए ही सेड वेयर डज सी वर्क, वेयर डज सी वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ही आस्क्ड वेयर सी वर्कड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। देखिए आई हैव सेंट एसएमएस। तो दोस्तों क्या आएगा? एसएमएस से एसएमएस के आगे क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एन का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एन का प्रयोग होगा। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा एन एसएमएस। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इट वाज अमेजिंग व्यू। बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? तो इसमें आ जाएगा इट वाज एन अमेजिंग व्यू, एन आएगा इसमें भी। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, देखिए टैगोर वाज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज लिटरेचर। तो दोस्तों लिटरेचर से आगे क्या आएगा? तो दोस्तों देखिए टैगोर को दोस्तों अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर
नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों लिटरेचर के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटरेचर के आगे क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आएगा फॉर लिटरेचर आएगा, फॉर लिटरेचर। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉर लिटरेचर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 99 नंबर का प्रश्न है, आई एम एंग्जियस माई सन्स सेफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एंग्जियस के साथ में दोस्तों फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें देखिए आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए सेल्डम का अर्थ दोस्तों नकारात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि कौन सा स्पेलिंग है, यानी कि कौन सी स्पेलिंग है वो बोल दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बतानी है। ठीक है, कौन सी स्पेलिंग है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल शुद्ध है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बतानी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए वैक्यूम, वैक्यूम दोस्तों ये चौथे नंबर वाली जो स्पेलिंग है ये दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 102 नंबर का प्रश्न है। देखिए दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एक ही सही नहीं है दोस्तों। देखिए ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वस्तुपूरक, और एक्लियरेशन हो जाएगा दोस्तों इसमें त्वरण, और दोस्तों डिवर्जन क्या हो जाएगा दोस्तों? विषयांतर। यहाँ पर एक्सेस आधिक्य ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए खाली स्थान भरना है। देयर ए स्पेशल क्लास टुडे, तो क्या आएगा? तो दोस्तों इसके अंदर आएगा, बताइए खाली स्थान में क्या आएगा? इसके अंदर आएगा दोस्तों इज ए स्पेशल क्लास टुडे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज नो एरर, बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिए ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट्स इन द केज दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोसियस। तो दोस्तों बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ हो जाएगा पिंजरे में 3 जंगली जानवरों में से दोस्तों यह सबसे अधिक भयानक लगता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा नो एरर, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 11 के अंदर सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2 संख्याओं के लसाअ और मसाअ का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो उनमें से बड़ी संख्या है वो क्या होगी? ठीक है दोस्तों, मान लीजिए बड़ी संख्या है वो x है, तो छोटी संख्या x माइनस 2 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? गुणनफल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 6 और 4 होगी दोस्तों इसमें। ठीक है, 6 को 24। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले को दोस्त यानी कि माना बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? x माइनस 2 हो जाएगी। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से करोगे तो दोस्तों 4 और 6 आ जाएगा इसमें। बड़ी संख्या तो इसमें आ जाएगी दोस्तों 6, ठीक है, और छोटी आ जाएगी 4। तो 6 इंटू 4 करोगे तो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, अंतर भी दो का होना चाहिए। 4 और 6 में अंतर कितने का है? 2 का। अगर अपन दोस्तों 6 और 8 ले लेते हैं तो दोस्तों अंतर तो 2 का आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये 24 नहीं आएगा गुणनफल। ठीक है, अगर 6 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, 3 पुरुष और 4 स्त्रियां एक कार्य 16 दिनों में कर सकती है, किंतु 4 पुरुष और 3 स्त्रियां वही कार्य 12 दिनों में कर सकती है। तदनुसार
2 पुरुष और 5 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? तो दोस्तों बताइए कितने दिनों में कर पाएंगे? तो दोस्तों इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 24 दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, 24 दिनों में राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, एक सवारी गाड़ी जो 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसमें बैठा एक यात्री विपरीत दिशा में आ रही एक ट्रेन को देखता है तथा अनुभव करता है कि वह ट्रेन उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि उस ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। उसकी चाल है वो ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर दूरी कितनी है 240 मीटर, तो ये क्या है लंबी ट्रेन है और 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों 240 में 12 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और इसको अपन किलोमीटर घंटा में परिवर्तित करेंगे तो दोस्तों 20 इंटू 18/5 कर लीजिए। ठीक है, तो 5 से ये कितनी बार कटा दोस्तों 4 बार, तो 4 इंटू 18 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गई स्पीड। ठीक है, अब विपरीत दिशा में आने वाली ट्रेन की चाल है वो ज्ञात करनी है। तो 72 में से 49 किलोमीटर, पहली लाइन के अंदर देखिए 49 किलोमीटर दे रखा है, तो 72 में से 49 गए तो दोस्तों कितने बचे 23। ठीक है, कितने बचे 23 किलोमीटर, सॉरी 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को सापेक्ष चाल है वो देखनी है। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है एक रेलगाड़ी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 44 और 6, ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये सापेक्ष चाल आ जाएगी दोस्तों। 84 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो दोस्तों 90 इंटू 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पंजे 90, यानी कि दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि दोस्तों समय कितना है 4 सेकंड, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो यहाँ पे 25 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है 100 मीटर है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राम, मोहन और सोहन की औसत उम्र 40 है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। यदि मोहन, सोहन और रवि की कुल उम्र 90 वर्ष है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोहन, सोहन और रवि, ठीक है, इनकी कुल उम्र है वो दोस्तों कितनी है 90 वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तथा रवि की उम्र 25 वर्ष है। रवि की जो उम्र है वो दोस्तों कितनी है तो 25 वर्ष है। तो राम की उम्र है वो क्या होगी, तो राम की उम्र है वो क्या होगी वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसमें देखिए अपने को इसमें 25 वर्ष किसकी दे रखी है रवि की उम्र दे रखी है, और रवि देखिए यहाँ पे मोहन, सोहन और रवि की उम्र 90 वर्ष दे रखी है। तो 90 में से अपन क्या करेंगे 25 घटा देंगे तो दोस्तों कितने बचे, तो दोस्तों 90 में से 25 गए तो कितने बचे 65। अब 65 जो उम्र है वो दोस्तों मोहन और सोहन की है कुल उम्र। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए राम, मोहन और सोहन की कुल आयु दोस्तों कितनी है 120। ठीक है, शुरू में पहली लाइन के अंदर ही देखिए। अब 120 में से दोस्तों आपको क्या करना है 65 घटाना है। 120 में से 65 गए तो कितने बचे दोस्तों 55 वर्ष बचे, तो ये राम की आयु निकल कर आ जाएगी दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक बल्लेबाज अपनी 41वीं पारी में कुछ रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 41वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 49.5 से बढ़कर 50 हो जाता है। बल्लेबाज का 41वीं पारी में बनाए गए रन होंगे। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं एक बल्लेबाज का 40वीं पारी में कुल रन कितना हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए 40 इंटू 49.5 कर लीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों
अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1980। कितना हो जाएगा? 1980 रन बनाए। ठीक है। अब दोस्तों बल्लेबाज के 41वीं पारी तक कुल रन, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 इंटू औसत बढ़कर 50 हो जाता है, तो यहाँ पर 41 इंटू 50 कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2050। कितना हो जाएगा? 2050। ठीक है। अब 1980 को माइनस कर लीजिए दोस्तों 2050 में से, कितना आ जाएगा? 70। तो 41वीं पारी में उसने कितने रन बनाए दोस्तों? 70 रन बनाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, शबनम ने 12 साड़ियां 720 रुपए प्रति साड़ी खरीद कर समस्त साड़ियां 9,936 रुपए में बेच दी। शबनम का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शबनम का लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। देखिए शबनम की 12 साड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 720 इंटू 720 इंटू क्या करेंगे? 12। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 720 इंटू 12 करोगे तो दोस्तों 4640 हो जाएगा। कितना? 4640 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए शबनम की साड़ियों का जो विक्रय मूल्य है वो दोस्तों कितना है? तो 9,936। ठीक है, 9,936। अब दोस्तों अब अंतर कितने का हो गया दोनों में? तो दोस्तों 1296 का अंतर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 1296 बटे 8,640 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है। बस यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? इसको काटोगे तो दोस्तों इसको काटोगे तो 15% आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 113 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक दुकानदार 30 क्विंटल गेहूं 845 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से क्रय किए। तो 30 इंटू 845 कर दीजिए। उन्हें इन्हें दुकान तक लाने के लिए 450 रुपए गाड़ी भाड़े के चुकाने पड़े। यदि दुकानदार को 30 क्विंटल गेहूं बेचने से 28,896 रुपए प्राप्त होते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा सा है भाई, 30 क्विंटल गेहूं है वो 845 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 30 इंटू 845 करके उसमें 450 रुपए और जोड़ देना, जो भी आएगा। ठीक है। उसको दोस्तों 28,896 में से माइनस करके प्रतिशत निकालना है। नॉर्मल निकाल सकते हो, डायरेक्ट बता देता हूँ 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए यदि एक वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य 300 रुपए है और अंकित मूल्य 400 रुपए है, उस पर कितना प्रतिशत कमीशन दिया जाए कि 12% का लाभ हो? कि 12% का लाभ हो। यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो 300 रुपए और अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपए। ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए, तो आप सबसे पहले तो सीधा सा मैं आपको बताऊं, 300 का 12% निकाल दीजिए। ठीक है। तो 300 का 12% कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 36 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 64 रुपए की दोस्तों अपन छोड़ देंगे। ठीक है। 64 रुपए की अपन छूट देंगे 400 के अंदर। तो दोस्तों 400 का 64 है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए 16 चौक 64, 16% की छूट देंगे दोस्तों। 16% की आप छूट दोगे तो दोस्तों आपको 12% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 115 नंबर प्रश्न है। कितने समय में एक धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कितने समय में एक धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समय बराबर सूत्र है दोस्तों n-1 इंटू 100 बटे दर। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2-1 है। ठीक है। इंटू 100 बटे दर कितनी है? 12। तो बस इसको काट लीजिए तो यहाँ पर 25/3 आ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8 वर्ष 4 माह है। 8 वर्ष 4 माह है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा 100 में भी दोस्तों आप भाग दे सकते हैं इसका। ठीक है। 100 में आप 12 का भाग दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
एक त्रिभुज की भुजाओं में 3:5:7 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का परिमाप 75 हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है वो क्या होगी? यहाँ पे अनुपात दे रखा है दोस्तों 3, 5 और 7। ठीक है, तो परिमाप दे रखा है दोस्तों 75। तो सीधा सा हो जाएगा, अनुपातों का योग कितना होता है? 7 और 3 10, 10 और 5 15। दोस्तों 75 में 15 का भाग दे लीजिए, x आ जाएगा कितना? x बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? देखिए 7 है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 250 रुपए को राम, मोहन और सोहन में इस प्रकार अनुपात में बांटो कि राम और मोहन के भागों में 1:2 और मोहन और सोहन के भागों का अनुपात 3:4 के अनुपात हो, तो राम का भाग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर राम, मोहन और सोहन लिख लीजिए। अनुपात पहले क्या दे रखा है? 1:2 दे रखा है। ठीक है, और दूसरे में क्या दे रखा है? 3:4 दे रखा है। बस यहाँ पर 1 × 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3। 2 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 4 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी कि अनुपात कितने आ गए अपने पास में तीनों का? 3:6:8 अनुपात आ गया। ठीक है, अनुपातों का योग कितना हो गया? 3 + 6 9, 9 और 8 कितने होते हैं? तो दोस्तों 17। अनुपातों का योग कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, तो राम का भाग निकालना है, तो राम का अनुपात कितना है? 3। तो यहाँ पे 3/17 इंटू 250 कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 44.12 रुपए। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 संतरे, 8 आम की कीमत 6 संतरे और 14 आम के बराबर है। एक संतरा और एक आम की कीमत में क्या अनुपात है? बताइए दोस्तों। माना एक संतरे की कीमत है वो दोस्तों x रुपए है, और एक आम की कीमत है वो दोस्तों y रुपए है। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8x + 8y बराबर दोस्तों 6x + 14y। ठीक है, बस यही करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 में से 8, यानी कि 8x में से 6x गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 2x बराबर 8y में से दोस्तों 14y गए तो क्या बचे? तो 2x बराबर दोस्तों 6y। ठीक है, तो यानी कि x बटे y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 6/2। यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 3:1। इसको काटोगे तो दोस्तों 2 से कट गया ना, तो यहाँ पर 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है। एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने बाद भी उसका साझेदार बन जाता है। एक समय बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ज्ञात करो बी ने कितनी पूंजी लगाई? तो बी ने कितनी पूंजी लगाई? दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3500 को तो आप क्या करोगे दोस्तों? 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और दोस्तों बी है वो क्या हो जाएगा? x इंटू ये 7 महीने के लगाए भाई, 5 महीने बाद में प्राप्त हुआ, तो दोस्तों x × 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3500 में 7 का भाग दे लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, तो यहाँ पर 500 × 12 अनुपात x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 500 × 12/x, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा? देखिए 500 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 6000। ठीक है, कितना? 500 × 12, और अनुपात है दोस्तों 2:3 दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे होगा, ये 500 × 12 बटे x बराबर दोस्तों 2/3। ठीक है, बस इसको काट लीजिए, 9000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 9000 रुपये लगाए उसने व्यापार में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 120 नंबर का प्रश्न है। ये भी दोस्तों ऐसा ही प्रश्न है। संजय ने 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अजय 3000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद संजय के साथ साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में संजय के बराबर लाभ कमाया, तो बताओ अजय ने कितने माह तक संजय का साझेदार रहा? संजय वही 2000 × 12 कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों अजय हो जाएगा दोस्तों इसमें 3000 × x माह हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए 2000 × 12 करोगे। ठीक है, और
संजय का हो जाएगा दोस्तों इसमें 3000 इंटू एक्स माह है, ठीक है। तो दोस्तों 12 इंटू 2000 करोगे तो कितना आ जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 में दोस्तों आप 3,000 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि इसका अनुपात 8 है तो इसका x है, ठीक है। तो यहाँ पर x 8/x बराबर दोस्तों देखिए बराबर लाभ कमाया है तो 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 माह बाद दोस्तों ये 8 माह तक साझेदार रहा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 42 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।